कुछ रिश्ते दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, जिसे देखकर अक्सर लोग अच्छे और सच्चे रिश्तों की मिसाल दिया करते हैं। उनके रिश्ते को और बेहतर करने की जो कुछ तरकीबें वो आजमाते हैं, वो भी कुछ लोग देखकर अनुसरण करने लग जाते हैं। क्या हर एक रिश्ता जैसा दिखता है असल में वैसा ही होता है, या फिर उसमें कुछ ऐसी राज छुपी होती है जिसे जानने के बाद सिर्फ वो रिश्ता ही नहीं, आसपास के सारे रिश्ते टूट के चकनाचूर हो जाते हैं? क्या हर रिश्ते में हर कोई छोटी बड़ी बात अपने संगी को बताना जरूरी है? अक्सर हम कुछ ऐसी बातें अपनों से भी छुपाते हैं जिसे सुनकर यूं ही वो परेशान हो जाएंगे। क्या हमारी यही सोच हमारी रिश्ते पर कभी भारी पड़ सकता है? ये कहानी शुरू होती है लार में और खत्म होती है भाड़ में। कंफ्यूज मत होइएगा। लार है उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जिले की एक शहर और भार है उत्तर प्रदेश की ही आजमगढ़ जिले का एक छोटा सा गांव। बरसात का मौसम था और परसों तो इतना बारिश था जो कि शायद पूरे साल की सबसे खतरनाक बारिशों में से एक हो। और अनंत चतुर्दशी यानी कि गणपति विसर्जन की वजह से मुक्ता भी उसी दिन छुट्टी पर थी। मुक्ता वही जो डॉक्टर नीलेश के घर पर खाना बनाना, बर्तन और कपड़े धोने का काम करती थी। पुलिस के पूछने पर रमेश ने यही जवाब दिया और रमेश है डॉक्टर नीलेश के घर का वॉचमैन। दरअसल ये एक मिसिंग कंप्लेन है जो कि डॉक्टर नीलेश तिवारी की पत्नी डॉक्टर सेजल वोरा ने दर्ज की। परसों यानी कि 27 सितंबर 2015 की रात से वो गायब है। डॉक्टर सेजल के अनुसार 27 सितंबर की रात को करीबन 3 बजे डॉक्टर नीलेश उनको जगाते हैं और कहते हैं उनको अस्पताल से फोन आया, एक इमरजेंसी केस है, इसलिए वो जल्दी से अपना अस्पताल पहुंच रहे हैं। सेजल ने उनको पूछा भी कि क्या अस्पताल में उनकी भी जरूरत है, पर उन्होंने बताया कि नहीं, अस्पताल में दूसरे स्टाफ भी है जो उनकी मदद के लिए वहां हाजिर थे। दूसरे दिन सुबह नींद से उठने के बाद उन्होंने देखा डॉक्टर नीलेश तब तक घर पर पहुंचे नहीं। उनको लगा शायद दोपहर को वो घर आएंगे, क्योंकि अक्सर वो ऐसा करते थे। पर जब वो दोपहर को भी घर नहीं आए, फिर सेजल उनको फोन करती है, पर उनका फोन स्विच ऑफ आता है। और फिर जब वो अस्पताल में फोन लगाती है तब उसे पता चलता है कि नीलेश वहां है ही नहीं, ना ही कल रात को वो अस्पताल आए थे और ना ही कोई इमरजेंसी केस था। फिर सेजल पुलिस कंप्लेन करती है। नीलेश उत्तर प्रदेश से और सेजल गुजरात से थी। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी 17 साल की और बेटा 6 साल का। उनके परिवार के बाकी के सदस्य उत्तर प्रदेश में ही इलाहाबाद जिला में रहते थे, पर ये दोनों ही करीबन 20 साल से यहाँ गोरखपुर में बस गए। नीलेश का ऑर्थोपेडिक्स का बड़ा अस्पताल है यहाँ और सेजल गायनिक डॉक्टर है। वो भी बड़े बड़े अस्पतालों में विजिटिंग डॉक्टर की तरह जाती रहती है। दोनों पति पत्नी के रिश्ते में कोई मनमुटाव या फिर अनचाही द्वंद्व नहीं था। बहुत समझते थे एक दूसरे को और सपोर्ट भी करते थे। पर ऐसे रात के 3 बजे अस्पताल नहीं तो नीलेश गया कहाँ? उनकी बेटी काव्या हॉस्टल में रहती है। घर पर पूरा दिन उनकी नौकर मुक्ता रहती है और रमेश जो उनकी वॉचमैन है वो रहता है। सेजल और नीलेश का बेटा भव्य को देखभाल करने के लिए एक आया रखा था, रमला। उसे भी थोड़े दिनों पहले ही काम से निकाल दिया गया, ये कहकर कि वो भव्य पर हाथ उठाती है। उनका परिवार जैसा सुंदर और शांत दिखता है उतना है नहीं। जो कुछ भी राज है इस घर की वो उन दोनों नौकरों को पता है। कुछ लोगों का अक्सर आना जाना था। उनकी बेटी भी काफी अजीब स्वभाव की थी, ऐसा आस पड़ोस की कुछ लोगों ने बताया। वॉचमैन रमेश को पूछताछ करने से उसने बताया उस दिन जब नीलेश गायब था वो तो काम पर आया ही नहीं था और
मुक्ता भी छुट्टी पर थी क्योंकि अनंत चतुर्दशी थी उस दिन और मुक्ता के घर पर गणेश पूजा था। इतना बोलकर वो अपने आप को और मुक्ता को इस मामले से हटाने की काफी कोशिश करता है। पुलिस नीलेश की फोन की लास्ट कॉल को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि सेजल के अनुसार नीलेश के पास कोई फोन आया था जिसके बाद ही वो अस्पताल के लिए निकला और उनकी घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा था उसका भी फुटेज निकलवा रहे थे पुलिस। नीलेश की अगवा होने की काफी समय बाद सेजल ने पुलिस कंप्लेन की। उसने सुबह से लेकर शाम तक की राह क्यों देखी, ये प्रश्न था। तभी पुलिस को नीलेश की कॉल रिकॉर्ड मिलता है जिसे उनको ये पता चलता है कि नीलेश के फोन में उस दिन रात की 10:17 में लास्ट कॉल आया था जो कि सेजल की ही थी। उसके बाद कोई फोन कॉल है ही नहीं। तो वो किस इमरजेंसी केस के लिए अस्पताल निकले थे या फिर निकले ही नहीं थे या फिर कहीं और जाने के लिए निकले थे? इन सब चीजों का जवाब तो खुद नीलेश को ही पता होगा या फिर सेजल को। पुलिस के अनुसार सेजल या तो कुछ छुपा रही थी या फिर कुछ और ही दिखा रही थी। नीलेश लार शहर का एक जानी मानी डॉक्टर है। पॉलिटिक्स में भी उनका अनछुई हस्तक है। उनकी तो इस वजह से इस केस को मिसिंग कंप्लेन तक ही सीमित नहीं रखा गया। सारे न्यूज चैनल में यही खबर चल रही थी। पूरे शहर में सब डॉक्टर नीलेश के बारे में ही बातचीत कर रहे थे और याद भी कर रहे थे। पर क्या उनके घर में भी उनको याद किया जा रहा था? उनके घर की खबर हमेशा उनके घर की दहलीजों तक ही सीमित रहता है। अब जो उस घर की सीमा के अंदर है वही एकमात्र कह सकते हैं कि उनकी बीवी और बच्चे उनकी गुमशुदगी को लेकर कितना गुमशुदा है। अब कमिश्नर A.K. राव इस केस को डीएसपी नीना को सौंपते हैं जो कि एक बहुत ही काबिल पुलिस ऑफिसर है। आज तक उनके पास जितने भी केसेज आए हैं उन्होंने एक भी केस को अनसुलझा नहीं रखा। उन्होंने सबसे पहले नीलेश के घर की दोनों नौकरों से बातचीत की जो कुछ ऐसा था। डीएसपी नीना सबसे पहले मुक्ता से पूछताछ करते हैं जो कि सेजल की गांव मतलब गुजरात से थी। वो तो पहले डर के मारे कुछ बोल ही नहीं रही थी, पर नीना बहुत पहुंची हुई चीज है। वो तो दूध में से पानी अलग कर देने जैसा हुनर अपनी जेब पर रखती है। मुक्ता कहती है, मैडम हम तो उस दिवस घर पर थे ज नहीं, मेरे को तो रजा था ना मैडम। और नीना कहने लगी, पर रोज तो उसी घर पर काम करती है ना, कौन आता जाता है, किसके साथ किसका लफड़ा है, सब तुझे पता है, हमने खबर ली है। और अभी अपना नाटक बंद करके सब कुछ सच सच नहीं बताई ना तो तेरे और रमेश के बीच पिछले 5 साल से जो चल रहा है ना, मैं सारे सबूतों के साथ तेरे पति को दिखाने वाली हूँ। अब बता, अभी भी नाटक करेगी? मुक्ता कहने लगी, मैडम जी माफ कर दो, मैं सब कुछ सच बताता है। वो सेजल मैडम और नीलेश सर के दोस्त लोग हैं ना, वो लोग आते जाते रहते थे घर पर। पार्टी, दारू पीना, ये सब हर हफ्ते 2 से 3 बार होता था। कभी वो लोग उनके घर आते थे तो कभी वो लोग उनके घर जाते थे। और जो सुदेश साहब है ना, उनकी बीवी प्रणीता मैडम की नीलेश सर के साथ लफड़ा चल रहा है। मैंने कई बार सेजल मैडम को नीलेश सर के साथ झगड़ते हुए इस बात का जिक्र करते सुना है। और ये सेजल मैडम भी कोई डाई नहीं है। अक्सर नीलेश सर घर से जाने के बाद प्रणीता मैडम के भाई प्रणीश सेजल मैडम से अकेले में मिलने आते हैं। नीना कहती है, अच्छा बस इतने में ही तुझे ये पता चल गया कि उन दोनों में लफड़ा है? मुक्ता कहती है, ये तो बस हम शक कर रहे थे, बाकी हमको क्या है। नीना को एक कांस्टेबल का बुलावा आता है। वो कहता है कि नीलेश के घर की बाहर का जो सीसीटीवी फुटेज था वो आया है। नीना कहती है, फुटेज तैयार रखो, मैं आती हूँ। नीना मुक्ता को कहती है कि जब भी उसे बुलाया जाए बिना देरी किए पुलिस स्टेशन आ जाए। मुक्ता ने भी गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दिया। नीना देखती है वो फुटेज जो कि नीलेश के घर से बाहर जाते हुए कैप्चर करता है। उसमें नीलेश के हाथों पर हमेशा की तरह जो पर्सनल बैग होता है जो कि वो अस्पताल जाते हुए हमेशा अपने पास रखता था, वो नहीं था। और सबसे बड़ी बात, नीलेश ने अपने घर की पार्किंग में से कोई भी गाड़ी नहीं ली।
उसके लिए करीबन रात की 2:30 बजे से घर के बाहर एक हरे रंग का थार में कोई इंतजार कर रहा था और वो जाकर उसमें बैठ गया। और अजीब बात तो ये थी कि गाड़ी में कोई नेम प्लेट नहीं था और सेजल ने भी पुलिस को ये बात बताया नहीं कि घर में से नीलेश के साथ उसका गाड़ी मिसिंग नहीं था, जो कि सबसे पहले उसकी दिमाग में आना चाहिए था। अब पुलिस सेजल को ही प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर रख रहे थे और नीलेश की परिवार को यहाँ गोरखपुर बुलाया गया। नीलेश का परिवार पुलिस स्टेशन पर ऐसे आते हैं जैसे कि उनको कुछ पता ही नहीं है। नीलेश की गुमशुदगी को लेकर वो लोग बिल्कुल अनजान थे। नीलेश के परिवार में अब कुछ खास लोग बचे ही नहीं थे जिन्हें उनके लिए फिक्र हो, सिवाय एक इंसान जो था नीलेश का 21 साल का बेटा। पुलिस स्टेशन पर नीलेश का अचानक पैदा हुआ ये बेटा और चचेरा भाई आता है। नीना उनसे सवाल जवाब करने लग जाती है। इन लोगों की वार्तालाप से कुछ ऐसा पता चलता है। नीलेश का आजमगढ़ की भाड़ में जन्म होता है। वहीं पर पढ़ाई करता है और डॉक्टर बनना चाहता था। जब उसकी उम्र महज ही 21 साल का था तभी उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई थी। तब घर में उसके माँ की ध्यान रखने के लिए उन लोगों ने नीलेश का शादी करवा दिया उसी गांव की एक गरीब घर की बेटी कमला के साथ। नीलेश ने सिर्फ अपना बेटा होने का फर्ज निभाने के लिए ही शादी किया था। कमला ना ही पढ़ी लिखी थी ना ही सुंदर। अपना हायर स्टडीज के लिए नीलेश गांव से बाहर चला गया कुछ सालों के लिए और वह गांव में कमला अपनी सास की सेवा करती थी। 5 साल बाद नीलेश घर आता है जब उसकी माँ अंतिम श्वास गिन रही थी। पर अंतिम श्वास गिनने की साथ साथ वो अपना अंतिम इच्छा भी अपने बेटे के पास रख कर गई कि कमला को भी एक बेटे का सुख वो दे। बस उसी अंतिम इच्छा का फल है वरदान, नीलेश का बेटा। जब कमला गर्भवती थी तब नीलेश कमला को अपने साथ शहर ले गया था और कुछ महीने बाद परिवार वालों को ये खबर मिली कि प्रसव के दौरान कमला की मृत्यु हो गई और उसने एक बेटे का जन्म दिया। नीलेश थोड़े दिनों बाद वरदान को लेकर घर मतलब गांव आता है। उसकी माँ तो गुजर चुकी थी पहले ही। तब उसके पिताजी जिंदा थे। वो अपने पिता और चचेरे भाइयों को अपने पसंदीदा लड़की सेजल के बारे में बताता है और कहता है उसके पापा और बेटा वरदान की ध्यान रखने के लिए वो उस लड़की से शादी करना चाहता है। घर वालों को भी ये बात सही लगा और बिना जांच पड़ताल किए उन लोगों ने सेजल से नीलेश की शादी रचा दी। थोड़े ही दिनों में सेजल अपना रूप बदलने लगी। छोटे वरदान पर हाथ उठाती थी। बूढ़े ससुर को खाना तक बना के नहीं देती थी। उसे घर का कुछ कामकाज नहीं आता था। वो एक शहरी पढ़ी लिखी लड़की थी। कुछ महीने बाद नीलेश अपने पिता और बेटे को अपने चचेरे भाइयों के भरोसे छोड़कर सेजल के साथ शहर में शिफ्ट हो जाता है। शहर में जाने आने वाले दूसरे गांव वालों से बाद में उनके परिवार वालों को ये पता चलता है कि नीलेश और सेजल कॉलेज से ही एक दूसरे के साथ प्यार के बंधन में बंधे हुए थे। जब नीलेश 5 साल के लिए शहर था तभी से ही ये सब कुछ चल रहा था, पर परिवार में किसी ने उससे इस बारे में कोई जिक्र नहीं की। नीलेश हर महीने अपने पिता और बेटे के लिए अच्छा खासा पैसा भेजता था। पहले पहले वो हर महीने एक बार उनसे मिलने आता था, पर धीरे धीरे कम होता गया और अब तो साल में एक ही बार वो गांव आता था और 5-6 महीने में एक बार फोन करता था। उसका पिता भी कुछ साल बाद ही गुजर गया था। तब से वरदान नीलेश के चचेरे भाई अनिल के घर पर रहता है, पर नीलेश अपने बेटे का सारा खर्चा हर महीने भेजता है। वरदान इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, इसी कारण पिछले 3 साल से वो हॉस्टल में रह रहा है। सिर्फ खर्चा भेजने के बिना पिता पुत्र में इतना खास कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि सेजल को वरदान बिल्कुल पसंद नहीं था। नीलेश अक्सर छुपकर अपने बेटे से बात किया करता था। वरदान बचपन में अक्सर अपने पापा के पास जाने के लिए जिद करता था।
कभी कभी परिवार वाले उसे वहां छोड़कर भी आते थे, पर सेजल के बर्ताव वरदान पर इतना खराब था कि खुद नीलेश ने वरदान को वहां आने के लिए मना कर रखा था। ये थी अनिल की जबान से नीलेश की कहानी। नीना ने अनिल से पूछा कि नीलेश के पिता की जो संपत्ति थी उसका क्या हुआ। अनिल कहता है वो तो नीलेश ने खुद हमारे नाम पर कर दिया, क्योंकि उसकी माँ बाप का ध्यान तो हमने ही रखा है, और वैसे भी नीलेश के पिता ने अनिल के पिता से उधारी ले रखे थे नीलेश की पढ़ने को लेकर और उसकी माँ के इलाज के लिए। नीना को ये बात थोड़ा हजम नहीं हुआ, पर उसने अनिल और वरदान को जाने दिए। उन दोनों से बातचीत करते करते नीना को दोपहर का 4 बज चुका था। वो अपना लंच बॉक्स निकालती है और लंच करना शुरू करती है। रोटी का डब्बा खोलते ही एक चिट्ठी मिलता है। चिट्ठी में लिखा था, सारी रोटी फिनिश हो जाना चाहिए। नीना चिट्ठी को पढ़ते ही प्यारी सी स्माइल करती है और फिर सब्जी की डब्बा खोलती है, और उसमें वापस दूसरा चिट्ठी था जिसमें लिखा था, नमक थोड़ा ज्यादा हो गया है, माफ कर देना। हंसती हुई नीना तीसरा डब्बा खोलती है और उसमें लिखा था, आज कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहे हो, धूप में मत निकलना। इसे पढ़ते ही नीना जोर से हंसने लगती है। साथ में बैठे हुए कांस्टेबल आकांक्षा पूछने लगी, क्या हुआ मैडम? नीना हंसती हुई कहती है, मेरी बेटी ऐसी हरकतें करती है। मुझे लगता था कि ये अभी भी छोटी है, पर ये तो मुझसे भी ज्यादा बड़ी हो गई। आकांक्षा पूछती है, बेबी कितने साल की हो गई है मैडम? नीना कहती है, बस 19 चालू होने वाली है अगले महीने को। तभी नीना के फोन पर उसकी बेटी की फोन आता है और वो अपनी बेटी से बात करते करते खाना खाने लगती है, और आकांक्षा भी अपने खाने पर टूट पड़ती है। थोड़ी ही देर में पुलिस स्टेशन पर एक फोन आता है, एक लावारिस लाश को लेकर, जो यहाँ से करीबन 2 घंटे की दूरी पर है। यह केस बेशक इस पुलिस चौकी की नहीं थी, पर इस लाश के शरीर में कुछ ऐसी चीजें मिली है जिससे ये लाश उन्हीं की इलाका की है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। नीना जल्दी से अपने टीम को लेकर निकल जाती है वहां के लिए। नीना ने नीलेश केस को डील करने के लिए एक टीम बनाया था, जो 7 लोगों की टीम है। उसमें कांस्टेबल आकांक्षा, कांस्टेबल रमित, कांस्टेबल पुनित और एसआई दिलीप, और क्राइम ब्रांच से 2 लोग थे, हितेश और अजित, और डीएसपी नीना खुद थी इस टीम में। पुलिस की टीम जब यहाँ पहुंचते हैं तब तक लाश को हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। जानकारी के अनुसार ये एक आदमी की बॉडी था, जो कि मृत्यु के समय पर करीबन 50 साल उम्र के रहे होंगे। उच्चता 6 फीट और उनके रीढ़ की हड्डियां बुरी तरीके से टूटी हुई थी। चेहरा पहचानने लायक नहीं था, क्योंकि बॉडी को खून करने के बाद जला दिया गया था। मृत्यु के कारण मृत के शरीर पर अतिरिक्त प्रहार, मतलब उनको बहुत मारा पीटा गया था। इतना मारा गया कि लगभग 50% हड्डियां टूटी हुई थी, और ये काम किसी एक व्यक्ति की बिल्कुल नहीं हो सकती। उनके कपड़े भी जल गए थे, पर जिस जंगल पर लाश मिला वो ही खोजबीन करने पर एक आधा जला हुआ आधार कार्ड मिला, जो कि उनका घर का ठिकाना बताते, वो भी आधा। नीना और उसकी टीम ने बॉडी की प्राथमिक जांच से ये संदेह करते हैं कि ये लाश शायद डॉक्टर नीलेश का हो सकता है। उम्र भी कुछ 50 का आसपास था और कद काठी भी कुछ वैसा ही है। पर इस संदेह को पक्का करने के लिए डीएनए टेस्ट करना जरूरी है, और न जाने कितने लोग इसी उम्र की और यही कद काठी के हो सकते हैं। तभी वहां की पुलिस टीम ने उनको ये जानकारी दी कि उसी जंगल पर एक मोबाइल फोन भी मिला, जो कि अभी साइबर क्राइम ब्रांच में जांच हो रही है। नीना लाश के पास जाती है। पूरा शरीर ही लगभग जल चुका था, पर दाई पैर का उंगली मिसिंग था। वो डॉक्टर से पूछती है, क्या ये उंगली मरने से पहले ही मिसिंग था या फिर बाद में? डॉक्टर कहते हैं, प्राथमिक जांच के तौर पर उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद अत्यधिक मारपीट करने की वजह से ये उंगली टूट गई होगी। नीना अपनी टीम के साथ वापस लार गोरखपुर के लिए निकलती है। नीलेश के परिवार को डीएनए टेस्ट के लिए बुलाया गया। सेजल अपनी बेटे के साथ आती है।
और इस बात के लिए बिल्कुल नकारती है कि ये लाश उसके पति का हो सकता है। वो पुलिस पर ही चिल्लाने लगी और कहने लगी, 1 महीने से आप लोग मेरे पति को ढूंढ तो नहीं पाए, अब मीडिया का प्रेशर आ रहा तो इस वजह से आप लोग केस क्लोज करने की तरकीबें ढूंढ रहे हो। नीना गुस्से में कहती है, डीएनए टेस्ट मेरा बाप नहीं करने वाला कि मैं रिपोर्ट बदल दूं। जो सच है वो सबके सामने आएगा। हमने कहा कि ये नीलेश की ही बॉडी है। वैसे अब पूरा 1 महीना बीत चुका है। अब हमें इस तरीके से भी इस केस को जांचना पड़ेगा, क्योंकि अब नीलेश का जिंदा मिलने का चांस कम है, और अगर मिलता भी है तो वो खुद से कहीं चला गया होगा और वापस आ जाएगा। इतने दिनों से ना कोई किडनैपर का कॉल और ना कोई ऐसा सुराग जिससे कि हम उन्हें ढूंढ पाए, और उनकी लास्ट टाइम की जो सीसीटीवी फुटेज मिला उसमें भी वो खुद ही चलकर उस कार में बैठ गए, तो हम उसे किडनैपर तो कह नहीं सकते। और सेजल जी, आपकी बेटी तो मेंटली बहुत स्ट्रांग है। अपने पिता का गुमशुदगी का 1 महीना बीत चुका है, अभी भी उसे हॉस्टल में से घर आने की फुर्सत नहीं मिली। सेजल कोई जवाब नहीं देती। डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल देकर घर चली जाती है। पुलिस अब सेजल की फोन कॉल्स को ट्रेस करने लगी। वो कहा जाती है किसे मिलती है वो सब पुलिस की निगरानी में हो रहा था, और अब उस लाश के पास जो फोन मिला था उसका भी डिटेल्स आ चुका था। वो फोन आखिर नीलेश का ही था। फोन पर संदेहजनक कुछ खास नहीं मिला, पर 16 सितंबर को उनकी बैंक में से यूपीआई के थ्रू 2 जगह पर 20-20 लाख करके कुल मिलाकर 40 लाख रुपए भेजा गया था। मतलब जिस रात से वो गायब थे उसके अगले दिन। फोन नीलेश का ही था, पर डीएनए रिपोर्ट आना तब तक बाकी था, तो उस लाश को अभी भी नीलेश का डिक्लेयर नहीं कर सकते थे। उन दोनों यूपीआई आईडी को चेक करने से पता चलता है कि उसमें से एक वरदान का आईडी है। मतलब नीलेश ने अपने बेटे वरदान को पैसा भेजा था। नीना ने तुरंत वरदान को पुलिस चौकी बुलाया और वो समय पर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो पहले से ही यहाँ आने के लिए प्रस्तुत था और उसे सब कुछ पहले से ही पता था। उसके आते ही नीना पूछती है, काफी पैसे वाले हो गए हैं, थोड़े बहुत हमें भी उधार दे दे। वो कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैडम। नीना कहती है, ना ना छोटू, तू चिंता नहीं कर, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तेरा भोला भाला अनिल चाचा नहीं आया? वो थोड़ा घबरा कर कहता है, वो तो उनका, अरे हाँ वो तो बीमार है ना। नीना कहती है, वो कब से बीमार है? वो हिचकिचाते हुए कहता है, परसों से। नहीं, कल से मैडम। नीना कहती है, अच्छा मैं समझ गई। अब कहानी रचना तूने ही शुरू किया है, तो आगे पीछे की सच्चा कहानी जो है वो तू ही बता दे, खुलासा कर दे अपनी रची हुई खुद की कहानी। वो कहता है, कैसी कहानी मैडम? नीना अब अपने डंडे को टेबल पर जोर से पटकते हुए चिल्ला कर कहती है, 16 सितंबर को तेरे बाप के बैंक के अकाउंट से तेरे अकाउंट पर 20 लाख रुपए किसने ट्रांसफर किए? वो बड़ी आसानी से जवाब देता है, खुद पापा ने मैडम, मेरे कॉलेज की फीस भेजा। अनिल चाचा ने आपको पहले ही बताया है ना कि पापा अभी तक मेरे सारे खर्चे उठाते हैं। नीना और जोर से आवाज करके कहती है, तेरे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का सेमेस्टर फीस 20,000 से 20 लाख तक पहुंच गया। वो अब थोड़ा सा घबरा गया और कहता है, वो मुझे आगे जाकर मास्टर्स करना है ना, उसका भी एक साथ ही भेज दिया। अब नीना वरदान को एक जोर का तमाचा मारती है और कहती है, तेरा दोस्त का हरा रंग का जो थार है ना, वो पुलिस स्टेशन का बाहर है। अब आगे सच सच बताएगा या फिर मैं अपने तरीके से निकालूं। वरदान अपना हाथ जोड़कर कहता है, मैडम मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैंने मेरे पापा को नहीं मारा। नीना कहती है, हमने ऐसा कब कहा? वैसे भी डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट अभी तक आना बाकी है। क्यों, तुझे पता है कि ये लाश तेरे पापा का है? वो कहता है, नहीं मैडम, माँ की कसम, इस लाश के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। नीना कहती है, तो तुझे पता क्या है? सच सच बता। वरदान अपना कहानी शुरू करता है। वो 3 साल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए गांव से बाहर एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में भर्ती होता है। उस कॉलेज में उसके पापा ने ही उसे भर्ती कराया था।
वो अपने पापा से बहुत प्यार और उससे भी ज्यादा सम्मान करता था, क्योंकि उसे पता था कि उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। बचपन से इसके सारे शौक और जरूरतें पूरा किए, पर उसकी छोटी माँ की डर से वो अपना प्यार कभी जता नहीं पाता। उसको जब भी जिस चीज की भी जरूरत पड़ती है, एक फोन घुमाने से उसके पापा उसके पास वो चीज हाजिर कर देता है। पर एक दिन उसको कुछ ऐसा सच पता चला कि उसकी सारी सोच और मनस्थिति को बदल के रख दिया। दरअसल उसी कॉलेज में वरदान के साथ नीलेश के दोस्त की बेटी परिणीति भी पढ़ती थी। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती गहरा हुआ और फिर प्यार में बदल गया। वो अक्सर छुट्टियों में परिणीति के घर का भी जाया करता था। नीलेश को इस बारे में पता था और उसे कुछ ऐतराज भी नहीं था। पर एक दिन परिणीति की मम्मी पूर्वी, जो नीलेश और सेजल की कॉमन फ्रेंड थी, उसने वरदान को कुछ पुरानी बातें बताई, जिसे सुनकर वो गुस्से में लाल हो गया था। पूर्वी, सेजल और नीलेश एक साथ ही कॉलेज में पढ़ते थे। सेजल और नीलेश प्रेमी थे। नीलेश शादीशुदा था, इस चीज से सेजल अनजान थी। वो नीलेश से बेइंतहा प्यार करती थी और नीलेश भी उससे बेहद प्यार करता था। एक दिन कॉलेज के बाद सारे दोस्त एक साथ मिलकर पार्टी कर रहे थे और नीलेश ने कुछ ज्यादा ही पी लिया था और अपने आपा खो बैठा। वो नशे में उन सब के सामने अपने 4 साल पुराना सीक्रेट शादी की सच्चाई 4 मिनट में ही सबको हंसते हंसते बता दिया। दूसरे दिन वो तो सब कुछ भूल चुका था, पर सेजल नहीं भूली थी। वो नीलेश से बात करना बंद कर देती है, पर नीलेश उसे समझाता है कि वो अपनी बीवी से बिल्कुल प्यार नहीं करता, सिर्फ अपनी माँ के लिए नौकरानी जैसा ही लाया था। वो शादी वो अपने माँ की मन रखने के लिए किया था। उसने कहा कि वो थोड़े दिन बाद अपनी बीवी कमला से तलाक ले लेगा और शहर में सेजल से शादी कर लेगा और यही शिफ्ट हो जाएगा और उनका रिश्ता वापस जोरों शोरों से चलने लगा। और उन लोगों की पढ़ाई भी खत्म हो चुकी थी और एक साथ एक ही हॉस्पिटल में वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे। नीलेश ऑर्थोपेडिक्स में था और सेजल और पूर्वी गायनेक में थी। थोड़े दिन बाद नीलेश के घर से खबर आता है कि उसकी मम्मी बीमार है। वो कुछ महीने के लिए गांव चला जाता है और वापस आता है अपनी गर्भवती बीवी कमला के साथ। नीलेश को इस तरीके से देखकर सेजल बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसने नीलेश को थप्पड़ भी मारा, बहुत झगड़ा की। नीलेश कमला को अपनी और सेजल के बारे में सब कुछ बता देता है। कमला बेचारी गरीब की बेटी थी। वो इन सब बातों को जानते हुए अपने हक के लिए एक शब्द भी नीलेश और सेजल को बोला नहीं। चुपचाप वो हर चीज सहन कर रही थी जो एक बीवी कभी सहन नहीं कर पाती। वो तो अपने बच्चे को लेकर गांव वापस चले जाने के लिए भी राजी थी। नीलेश और सेजल के रिश्ते के बारे में भी वो किसी को बताएगी नहीं, यहाँ तक उसने वादा किया था। बहुत अच्छी और भोली थी बेचारी। पर एक दिन सेजल नीलेश के घर आती है, जब वो घर पर होता नहीं। उसने कमला को दूध के साथ कुछ दवाई मिलाकर पिला देती है। कमला को तुरंत ही रक्तपात होना शुरू हो जाता है। तभी अचानक कोई काम से नीलेश घर आता है और कमला की ये हालत देख उसको तुरंत अस्पताल ले जाता है। तभी वहां वरदान का जन्म होता है। कमला की हालत बहुत ठीक तो नहीं था, पर वो बच सकती थी। वहां गायनिक डिपार्टमेंट पर पूर्वी और सेजल दोनों की ही ड्यूटी चल रही थी और सेजल ने पूर्वी को वार्ड से बाहर निकालकर कमला को एक ऐसे इंजेक्शन दी कि वही उसकी मौत हो गई। इस बारे में पूर्वी को बाद में पता चल गया था और उसने नीलेश को भी बताया, पर नीलेश अपने प्यार की खातिर एक हत्यारे को माफ कर दिया और उसी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू की और तो और उस केस को वही दफना दिया। जब ये सारी बातें वरदान को पता चला, उसका खून खौलने लगा। वो अपने पापा नीलेश को फोन करता है और बहुत गुस्से में ये सारी बातें पूछता है। नीलेश पहले कहता है कि ये एक गलतफहमी है, पर जब पूर्वी ने कहा कि उसके पास सबूत है, कमला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का असली डॉक्यूमेंट, तब वो घबरा गया और रात के 3 बजे पूर्वी के घर पर मिलने आने के लिए बोला।
वो अपनी बात से मुकर ना जाए, इसलिए वरदान और उसका दोस्त समीर रात की 2:30 बजे से ही नीलेश के घर के बाहर अपना गाड़ी लेकर इंतजार कर रहा था। और जब नीलेश अपने घर से निकलकर अपने बेटे को देखता है, तब उसी गाड़ी में वो बैठ जाता है। फिर पूर्वी के घर पर बाप बेटे दोनों में बहुत बहस होती है। नीलेश ने बहुत बार माफी भी मांगा। फिर उसने पूर्वी और वरदान दोनों को 20-20 लाख रुपए दिए उनका मुंह बंद रखने के लिए, और वरदान को कहा कि नीलेश अपना अस्पताल भी थोड़े दिनों में उसी के नाम पर कर देगा। फिर 16 तारीख दोपहर को वो पूर्वी के घर से निकला और लापता हो गया। वरदान की इस कहानी को सुनकर नीना ने उसे 4 से 5 थप्पड़ मारा एक साथ। नीलेश और सेजल बिल्कुल गलत थे, पर वरदान भी कहाँ सही था। वो भी तो अपने माँ की मौत का सौदा किया था। अब नीना पूर्वी और सेजल दोनों को पुलिस कस्टडी में ले लेती है। पर बात ये था कि नीलेश आखिर गया कहाँ था। 2 दिन बाद इस लावारिस लाश का डीएनए रिपोर्ट आता है, पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो नीलेश का लाश था ही नहीं। अब ये लाश किसका था और नीलेश आखिर था कहाँ? ये था कहानी का भाग 1। भाग 2 थोड़े ही दिनों में आने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज कहानी को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो और भाग 2 को सुनना चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन पर मुझे बताइएगा जरूर। ढेर सारा प्यार मेरे